हेलो एवरीवन। मैं आदित्य भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स जोन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। आइए पहले जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे जो गुड्स की बात हो रही है वो फाइनल है, यानी ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज क्या होता है? वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में यूज़ होते हैं। जैसे एक शर्ट है कॉटन की, तो कॉटन शर्ट का जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस है। उसको बनाने में जो कॉटन लगा, जो बटन लगा और बाकी सारी चीज़ें और सर्विसेज लगी हैं वो ऑलरेडी उसके फाइनल वैल्यू में इंक्लूडेड है, तो हम उसको अलग से ऐड नहीं करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया? जो अपने इंड यूजर्स के नीड को पूरा करने के लिए तैयार है। इंड यूजर्स एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। प्रोड्यूसर कैपिटल गुड कंज्यूम करेगा और कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा। अब एक टर्म है यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? देखिए इसके चार कंपोनेंट्स है। पहला होता है पॉलिटिकल बॉर्डर्स। पॉलिटिकल बॉर्डर्स में एक तो जो लैंड टेरिटरी है उसका जो पॉलिटिकल उसका बॉर्डर है वो एक हो गया, फ्रंटियर जो है। उसके बाद उसका एयर स्पेस आता है और कुछ समुद्री इलाके में इसका 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो सी एरिया होता है वो भी किसी देश के पॉलिटिकल टेरिटरी में आता है। उसके बाद एम्बेसीज। एम्बेसीज आप जानते हैं जितने भी डिप्लोमेटिक काम होते हैं, हर एक देश का एम्बेसी लगभग बाकी दूसरे देशों में उसकी राजधानी में होता है। ठीक है, जो भी डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं वो दोनों देशों के बीच में उसी के माध्यम से कोऑर्डिनेट होता है। एम्बेसी का जो हेड होता है वो कहलाता है एम्बेसडर। दूसरा टर्म है कंसुलेट्स। कंसुलेट्स जो होता है वो एम्बेसी से थोड़ा नीचे लेवल पे आता है, वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है और बड़े देशों में जो और इम्पॉर्टेंट शहर हैं वहाँ पर ये लोकेट होता है। इसका जो हेड होता है वो कंसल कहलाता है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में अमेरिका का जो बेस है तो वो अफगानिस्तान में, लेकिन चूंकि अमेरिका का वो मिलिट्री बेस है तो वो अमेरिका के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फिर तीसरा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए यहाँ पर रेसिडेंट्स जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग बातें होती है। रेसिडेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाई करता है, तभी वो उस देश का रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है जो का अमेरिका में रहता है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन तो है लेकिन रन नन रेसिडेंट इंडियन है। मतलब कि वो उसका जो इनकम है वो अमेरिका के डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्योंकि वो वहाँ पर रिसाइड कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है, भले ही वो सिटीजन इंडिया का है। तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ पर रेसिडेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रेसिडेंट से मतलब क्या होता है? जो किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है। लेकिन कोई टूरिस्ट है, कोई मेडिकल पेशेंट है या कोई स्टूडेंट्स है, वो अगर 1 साल से बाहर रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा से भी, तब भी वो उस देश के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे लाई नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद यानी जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में अगर उड़ान भर रहा है तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा क्योंकि उसका जो ऑनर है वो इंडियन रेसिडेंट है। उसके बाद आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स। ये सब इंटरनेशनल वाटर में भी अगर ऑपरेट कर रहा होगा या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है हमारे देश को, तो वो एरिया इंटरनेशनल जोन में होने के बावजूद इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा? जब इसका जो ऑनर होगा, जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, वो कौन होगा? रेसिडेंट्स होगा। तीसरा जो की टर्म आता है वो आता है ईयर। 1 साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं। ईयर देखिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो का उल्टा होता है क्या? स्टॉक। फ्लो का उल्टा होता है स्टॉक। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या बताता है?
स्टॉक कॉन्सेप्ट बताता है कि जो चीज़ें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है वो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेज़र किया जाता है। जैसे मनी सप्लाई, अकाउंट बैलेंस, ये सब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किया जाता है कि भाई 31 मार्च 2020 को ये जो मनी सप्लाई वो कितना था। लेकिन आपका इनकम वो मंथली बताया जाता है कि एक साल में आपकी इतनी इनकम है या एक महीने में आपकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकम जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और जैसे कैपिटल है वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जीडीपी को जानने के बाद अब हम एक एक टर्म को जानेंगे। पहला है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपने पढ़ा है कि जो भी नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है कैपिटल गुड्स का विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, या धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते चला जाता है। इसको एक और नाम से कहते हैं जो कि न्यूमेरिकल में जनरली पूछा जाता है, लिखा जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, और ग्रॉस क्या हो जाएगा, नेट माइनस डिप्रिसिएशन। जब ग्रॉस इधर रहेगा, डिप्रिसिएशन वहाँ चला जाएगा, तो नेट प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और इसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सब्सिडी आप जानते हैं, किसी गुड्स के कंजम्पशन को या किसी सर्विसेज के कंजम्पशन को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो होता है उसके मार्केट प्राइस में कुछ छूट देती है। जैसे कि आप सिलेंडर खरीदते हैं, सिलेंडर का जो मार्केट प्राइस है वो आप पे करते हैं, और सब्सिडी की जो अमाउंट है वो आपके खाते में आ जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज होता है। अब देखिए पहला एग्जांपल, जब इनडायरेक्ट टैक्स 80 है और सब्सिडी 60 है, तो एनआईटी कितना हो गया, 80 माइनस 60 यानी कि 20, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब्सिडी ज़्यादा हो जाए और इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब इनडायरेक्ट टैक्स 60 है और सब्सिडी 80 है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, -20, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट। आप जानते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड को हमने दिया रेंट, लेबर को दिया वेजेस, ऐसे करके इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार जो होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट होते हैं, या ऐसे फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं। क्यों, देखिए, बिना टैक्सेस और सब्सिडीज के जो किसी गुड का कॉस्ट होता है, वहीं जो जैसे मान लीजिए कोई गुड 100 रुपये का है, वो 100 रुपये किसी न किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही अर्निंग है। यानी आप फैक्टर कॉस्ट, फर्म के लिए फैक्टर कॉस्ट हो गया, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वही फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये ट्रांसफर इनकम से अलग होता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम से अलग होता है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जो बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने पर मिलता है, उससे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप, जैसे क्विज कॉन्टेस्ट आपने जीता उसमें जो पैसे मिले, लॉटरी में आपको मिला, ओल्ड एज पेंशन, ये सारे क्या है, ट्रांसफर इनकम है। लेकिन जब भी हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, हम केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो आप जानते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट वैल्यू मतलब जब मार्केट में आने के बाद जो उसमें वैल्यू में एडिशन या जो उसका वैल्यू घटता है, उसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। इसको फॉर्मूला से अगर देखें तो क्या है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बड़ा ध्यान से आप समझिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये डिपेंड करेगा एनआईटी के वैल्यू पे। कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें तो मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, इसलिए हमने एनआईटी इसमें ऐड किया है। यानी मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो गुड फैक्ट्री से निकलकर जब मार्केट में आ रही है तो उसके वैल्यू क्या है। जब वो प्रोडक्ट बना था, सिर्फ फैक्टर्स को हमने प्रोडक्ट पैसा दिया था, तो वो फैक्टर कॉस्ट था। अब उसमें कुछ टैक्सेस जुड़ेंगे, कुछ सब्सिडी घटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसी को हम अगर थोड़ा रिवर्स कर दें, फैक्टर कॉस्ट को इधर रखकर एनआईटी को इधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, बस एक तरफ हमने मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया, एक तरफ फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखिए सवाल,
इज मार्केट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट? इसका आंसर आप देंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स 80 है, सब्सिडी 60 या फैक्टर कॉस्ट 200, आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा NIT। ठीक है, तो पहले आपने NIT निकाला। NIT क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 80, सब्सिडी दिया है 60, जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल था। तो NIT कितना हो गया? 20 हो गया। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे? NIT को ऐड करेंगे। यानी जब भी आप छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट आपको दिया है 200, NIT आपने निकाल दिया 20, तो ये आंसर हो गया 220। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि भाई हाँ, मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट से बड़ा है, क्योंकि NIT पॉजिटिव था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए 60, सब्सिडी है 80, फैक्टर कॉस्ट है 200। अब क्या होगा? NIT क्या होगा? जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स 60, सब्सिडी 80, तो क्या हो गया? -20। यानी अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फॉर्मूला में हमारा कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से ब्रॉड है। और जब भी हम छोटे चीज को बड़े चीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे। तो हमने NIT को ऐड कर दिया, लेकिन NIT का वैल्यू क्या है? माइनस। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, 200 प्लस जो दोनों के रिलेशन को बता रहा है फैक्टर कॉस्ट NIT का, और माइनस जो ये वैल्यू बता रहा है। ठीक है, रिलेशन इनके बीच में पॉजिटिव है, दोनों को हम ऐड करते हैं, लेकिन चूंकि वैल्यू निगेटिव है NIT का, इसलिए ओवरऑल जो है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। अब हमारे सवाल का जवाब मिल गया। क्या मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है? तो जवाब है नहीं। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है NIT के वैल्यू पे। NIT अगर पॉजिटिव है तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा, NIT अगर निगेटिव है तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम होगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ा परेशान करती हैं, और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, हम मेथड्स या मेजरमेंट्स पढ़ेंगे भी ऐसे इनकम के, तभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। आप जानते हैं नेट फैक्टर इनकम तो आप जानते ही हैं, नेट है और एब्रॉड है। नेट का मतलब हमेशा होता है कि कुछ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट करें तभी नेट का वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ प्रोडक्ट और इनकम दोनों को एक ही बात कहा है। पहले भी मैंने कहा कि जो आप प्रोडक्ट का वैल्यू होता है ना, बिना टैक्सेस और सब्सिडीज के, वही जो फैक्टर कॉस्ट हम कहते हैं वो किसी ना किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम होता है। तो आप उसे प्रोडक्ट का वैल्यू कहिए या इनकम कहिए, दोनों बराबर है, दोनों एक ही बात है। यानी आप जब नेशनल इनकम कहते हैं या नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम जब आप निकालते हैं तो यहां सबसे जरूरी चीज होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। रेसिडेंट बना रहा है या नॉन रेसिडेंट बना रहा है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अगर हमारे देश के बाउंड्री के अंदर अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। ये टेरिटरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता है कि उसे हमारे देश के रेसिडेंट बना रहे हैं या नॉन रेसिडेंट बना रहे हैं। ठीक है, जबकि नेशनल प्रोडक्ट या इनकम में जो है वो हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? डोमेस्टिक टेरिटरी को। टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं। जबकि नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में क्या जरूरी है? रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। देश कोई भी हो सकता है, वो देश के अंदर बनाए चाहे देश के बाहर बनाए, अगर वो देश का रेसिडेंट है, यानी वो जो देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक करता है और वो 1 साल से ज़्यादा इस देश में रह रहा है, उसके इनकम को हमको जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का 2 कंपोनेंट होता है। पहला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम मतलब आ रहा है, टू मतलब जा रहा है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी जो भी हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, यानी
जो हमारे रेसिडेंट्स के जो लोग हैं, जो एक हमारे देश के रेसिडेंट है, वो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो अर्निंग्स है उसको हम इसमें ऐड करते हैं, इसका कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जो इनकम हमारे देश में दूसरे देश के रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं तो उनका इनकम हम क्या करेंगे, लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यानी ये कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरे देश के लेकिन हमारे टेरिटरी में, हमारे इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो फीफा और फीटा, ये दोनों शॉर्ट में हमने लिखा है, वो दो कंपोनेंट्स हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए अब देखते हैं कि एनएफआई क्या है। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लिख सकते हैं फीफा माइनस फीटा, यानी जो पैसा हमें मिला और जो पैसा हमने दिया, ठीक है। अब नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है तो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेशनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के साथ साथ फॉरेन के भी टेरिटरीज को शामिल कर रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नैरो है, ठीक है। इसलिए जब छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए छोटे को बड़ा बनाना क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा चेंज करें, मान लीजिए कि अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, तो आपको बड़े से छोटा में जब करना होता है कन्वर्ट तो क्या करते हैं, आप उसको उसमें से लेस करते हैं। तो आप इसमें क्या, आपने क्या किया, NFIFA को घटा दिया, ठीक है। देखिए बहुत जगह NFIA लिखते हैं, बहुत जगह NFIFA लिखते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है अगले स्लाइड में। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 250 है, फीफा मान लीजिए कि 40 है, फीटा मान लीजिए कि 10 है, यानी जो पैसे विदेश से आ रहे हैं वो 40 हैं और जो जा रहे हैं वो 10 है। अब पहले तो हम NFIFA निकालेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, हमने देखा था फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना है 40, फीटा कितना है 10, तो 40 माइनस 10 कितना हो गया 30। क्लियर। अब हमको निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। फॉर्मूला सिंपल है, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIFA। नेशनल प्रोडक्ट था हमारा 250 और हमने निकाला NFIFA 30, तो 250 प्लस 30 कितना हो गया 280 हो गया। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। इस केस में नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट उतना ही है 250 है, फीफा 10 है, यानी पैसे आ रहे हैं विदेश से 10 और पैसे जा रहे हैं विदेश को 40, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, फीफा माइनस फीटा, ये आ गया 10 माइनस 40 यानी -30। ध्यान दीजिएगा -30 नेगेटिव वैल्यू आ गया। अब क्या होगा, मैंने बताया कि नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम NFIFA को ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए फिर हमने क्या किया, 250 प्लस NFIFA, भले ही NFIFA का वैल्यू माइनस में है तो हमने क्या किया प्लस -30, ठीक है। प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं तभी नेशनल प्रोडक्ट आता है। माइनस ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि निगेटिव जो NFIFA है उसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो 250 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 250 माइनस 30 कितना हो गया 220। यानी हमने देखा कि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो छोटा हो सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, कब, जब NFIFA का जो वैल्यू आया वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा ना कि NFIFA को आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NFIFA भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू क्या शो कर रहा है, टू शो कर रहा है कि पैसा ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, यानी ये फीफा माइनस फीटा ना होके फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 है। देखिए न्यूमेरिकल में ना अक्सर ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं वो, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर देते थे। जहाँ 2 हो गया ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू क्या हो गया, उसको आपको घटाना है, ठीक है। वो प्लस भी, अगर ये 20 भी लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब है कि आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इसको घटाना है। ये ऑटोमेटिकली मान के चल रहा है कि 2 का मतलब ही ये क्या है कि माइनस, ठीक है। यानी अगर हम इस हिसाब से फॉर्मूला को सेट करें तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
ठीक है, वहां पे क्या था, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था। यहां चूंकि टू है यानी पैसा ज्यादा रहा है, इसलिए प्लस की जगह क्या हो गया रिलेशन, माइनस हो गया। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कुछ नहीं बल्कि माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जो निगेटिव वैल्यू है वही NFITA है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कितना समझ में आपको आया। ठीक है, आप साथ साथ मेरे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो राइट साइड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है ना, वो हमारे पास गिवन है, और ये हमको जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है, और हमारा गिवन वैल्यू क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब एक एक करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रॉस है, निकालना कितना है, नेट। ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट छोटा कॉन्सेप्ट है। तो जब हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमने बताया था आपको, क्या होता है, डिप्रीसिएशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस डिप्रीसिएशन। ठीक है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट, उसको छोटा करना है तो माइनस करेंगे डिप्रीसिएशन को। अब यहाँ देखिए डोमेस्टिक है, और यहाँ पे क्या है, नेशनल है। डोमेस्टिक नैरो कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डोमेस्टिक को जब हम नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस NFIFA। ठीक है, प्लस NFIFA ऐड करिए। ठीक है, अगर ये NFITA होता, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता, तो प्लस की जगह क्या करते, माइनस कर देते। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस है, हमको करना है फैक्टर कॉस्ट। हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर कॉस्ट से बड़ा है, यानी मार्केट प्राइस ज़्यादा, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, फैक्टर कॉस्ट का कम है। तो मार्केट प्राइस से जब हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस NIT। ठीक है, माइनस NIT कर देंगे। क्लियर, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ दिया है NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है NDP एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेट दोनों है, यानी हमको डिप्रिसिएशन का कोई पंगा नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना उसमें। अब यहाँ पे बीच में है नेट नेशनल, निकालना क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट। बड़े को छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस NFIFA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि नेशनल ऑलरेडी है, हमको डोमेस्टिक में जाना है तो घटा देंगे। अगर ये टू एब्रॉड होता तो हम इसको ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब NNP यहाँ फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यानी फैक्टर कॉस्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, उसको बड़े में कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो हम क्या करेंगे, प्लस NIT। समझ में आ गया। देखिए फाइनल वैल्यू डिपेंड करेगा कि NIT पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइनल वैल्यू डिपेंड करेगा NFIFA पॉजिटिव है, फ्रॉम है या टू है। ठीक है, लेकिन ये जो कन्वर्जन का ये फॉर्मूला क्या कहेंगे, ये जो स्टेप है ये आपको ध्यान में रखना है, इन लोग के बीच के आपस के रिलेशन को ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, और मैं आगे अगले वीडियो में आपको अलग अलग मेथड्स जो नेशनल इनकम के हैं वो बताऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।